गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सॉरी आज मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब 10th क्लास का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कल आपको इसी सेशन में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया था, ब्लड के बारे में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे इस लाइव सेशन से कनेक्टेड रहिए और बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सेकेंड लेक्चर है और ये थंबनेल है, इसी थंबनेल से आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। दूसरी बात ये कि आप हमसे कनेक्ट क्यों हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं आप हमसे। तो याद रखिए, जो भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मतलब 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। और फिर नेक्स्ट की जो भी नोट्स बना हुआ है ना, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है और सारा का सारा एनसीईआरटी क्लियर होने वाला है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। चलिए जुड़ रहे हैं बच्चे। आइए, कैपिलरीज के बारे में हमने पहले कल पढ़ाया था आपको, ब्लड वेसल्स के बारे में मतलब काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होता है, तो आर्टरीज उस वाले ब्लड वेसल्स को बोला जाता है जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है हार्ट से। बट उससे पहले भी एक चीज कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं ऑर्टा। और ये क्या होता है, थोड़ा सा ल्यूमेन बड़ा होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद ये जो डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है और फॉर्म करता है क्या चीज़, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए हैप्पी न्यू ईयर अभी तो नहीं आया है, ये लास्ट दिन है, तो कल हम लोग हैप्पी न्यू ईयर में मिलेंगे, फिर 7 बजे ही लाइव आएंगे फिर कल भी। तो लाइव में फिर से हम लोग हैप्पी न्यू ईयर में मिलेंगे कल। आर्टरीज है, तो आर्टरीज के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसका जो ल्यूमेन होता है, वॉल जो होता है वो वॉल होता है मोटा, और इसका जो ल्यूमेन होता है मतलब डायमीटर जो होता है, ओपनिंग जो होता है वो होता है थोड़ा कम, एरिया उसका कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होना है इसलिए। चलिए, ऑल arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries which carry deoxygenated blood to lungs for purification. They do not have valves. ये सारा चीज़ हमने बताया था। वेन क्या होता है, पहले ये समझ लो कि हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन है, मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। और वहाँ से जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होगा वो आर्टरी कहेंगे उसे। और जब ब्लड वेसल्स हार्ट तक आएगा, जो ब्लड को लेकर आएगा, उसे हम लोग वेन बोलते हैं। और इंटरमीडिएट मतलब सेलुलर लेवल तक या टिश्यू लेवल तक जो वेसल्स होते हैं उसको बोला जाता है कैपिलरीज। तो याद रखना है, ये थीन वॉल्ड होता है, मतलब एक्सट्रीमली थीन वॉल्ड एंड नैरो, बहुत पतला होता है ये। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में हमने कल भी पढ़ाया था आपको। सिंपल याद रखना आपको कि ब्लड ग्रुप होता है क्या है। तो ब्लड ग्रुप इज अ स्पेशल टेक्निक, दैट्स वाई वी कैन डिफ्रेंशिएट पर्सन टू पर्सन। ह्यूमन बींग्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किस इंसान का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, उसके सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन पाया जाता है। उस एंटीजन की वजह से ही उसको उस ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। मतलब ये एंटीजन होता है क्या है, तो एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और डिजीज कॉज करता है। तो वो बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या इवन की जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाता है, तो एंटीजन का काम करता है। और फिर उसके अगेंस्ट में जो बॉडी बनाता है उसके अगेंस्ट में जो बॉडी हमारा बनाता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस के फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो सारा का सारा किस चीज़ पे बेस्ड है, एंटीबॉडी और एंटीजन के बेस्ड। एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीजन सरफेस पे होता है रेड ब्लड सेल के, और एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होता है। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड।
और तो सपोज करते ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो ए एंटीजन पाया जाएगा। बी है तो बी पाया जाएगा, ए बी है तो दोनों ही पाया जाएगा, और ओ है दैट इज कोई भी नहीं है, उसमें जीरो, ओ को जीरो मतलब नील, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओ से, क्योंकि अल्फ़ाबेट ले रहे हैं ना, तो इसलिए अल्फ़ाबेट ही सभी में ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। जहाँ पे एंटीजन जो होगा उसका जस्ट रिवर्स पाया जाएगा एंटीबॉडी। मतलब ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। किस में, तो प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा सॉरी, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, तो ए पाया जाएगा। और ए बी है तो ए बी में कोई भी नहीं पाया जाएगा, कॉन्सेप्ट की बात समझो, इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि अगर ए होगा एंटीबॉडी तो बी वाले एंटीजन को मार देगा, सॉरी, अगर ए होगा एंटीबॉडी तो ए वाले को मार देगा क्योंकि उसके जस्ट रिवर्स पाया जाता है, और अगर बी एंटीबॉडी पाया जाएगा तो बी वाले एंटीजन को मार देगा, किल कर देगा। इस वजह से ब्लड कोगुलेट कर जाएगा और फिर इंसान का डेथ हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और जहाँ पे एंटीजन नहीं है वहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडी पाया जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, हमने बताया था आपको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट, मतलब जो रिसिपेंट होता है ना, कौन यूनिवर्सल डोनर होगा और कौन यूनिवर्सल रिसिपेंट होगा, कौन है जो सभी से ले सकता है और कौन है जो सभी को दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात करें हम लोग, तो यूनिवर्सल डोनर को बोला जाता है ओ नेगेटिव। ट्रिक समझिए, ओ मतलब जीरो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। क्या जीरो का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो बोलते हैं फकीरी आ गया, अरे यार बहुत कंगाल है हम। इसका मतलब गरीब तो है बहुत, और उसके बाद माइनस भी लग गया, कर्ज भी ले रहा है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, और कर्ज से लेकर अपना मस्ती कर रहा है, तो गरीब से भी महागरीब हो गया। तो गरीब का गरीब मतलब महागरीब जो होते हैं वो, उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कर्ज में डूबा हुआ है फिर भी बोलोगे यार चलो ना दोस्त चाय वाय पिलाओ, तो बोला चल यार कोई दिक्कत नहीं, चलो पीते हैं। मतलब कर्ज में है बट एहसास नहीं होने देते हैं, दिल बहुत बड़ा है, और सबसे पहले ही वो आगे रहेंगे ब्लड ग्रुप को देने के लिए, मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। तो जो गरीब होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ऐसे आप याद कीजिएगा, ये बताया इसलिए गया है क्योंकि आप इससे टैग हो पाइए और आप इस चीज़ को याद रख पाइए। क्या है, जो ज़्यादा गरीब होगा, महागरीब होगा, उसका दिल बड़ा होगा, वो किसी को भी ब्लड दे देगा, मतलब यूनिवर्सल डोनर। हो गया बात खत्म। नेक्स्ट में आइए, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपेंट में आते हैं, मतलब जो सभी से ब्लड ले सकता है। देख लो यार, ए बी ब्लड ग्रुप की दुनिया में ए बी दोनों ही पाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप बी भी, मतलब ए बी और उसके बाद पॉजिटिव, आप तो टैग कर सकते हो ना आप, मतलब गरीब अमीर से महा अमीर, और दिल क्या है, फकीर से भी बदतर, फकीर से भी बदतर उसका दिल, किसी को देगा नहीं, ये सबसे लेने के लिए चाहेगा, और जो अमीर होता है ना वो सबसे लेना चाहता है। डोंट माइंड अगर आप अमीर हो तो, बट ऐसे ही मैं टैग किया हूँ इसको। तो जो यूनिवर्सल डोनर होंगे, रिसिपेंट होंगे ना, वो ए बी पॉजिटिव होगा, याद करना है इसको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ऐसे आप पढ़ेंगे तो। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, दैट्स द पॉइंट विच हैव टू स्टडी टूडे। जो हम लोगों को आज पढ़ना था वो हमारा पॉइंट है, क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस दैट इज लंग्स, बुक्कल कैविटी टू बॉडी टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सर्फेसेज। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग बाहर लिए, वो हमारे लंग्स के पास गया, और लंग्स के पास जाने के बाद एल्वोलाई तक पहुंचा, सरफेस पे पहुंचा, और सरफेस पे जाने के बाद एल्वोलाई के सरफेस पे एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ब्लड का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। और इसी चैप्टर को जब आप 11th में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट में देखिए आप, तो मैं इससे पहले आपको बताया था इसके बारे में, ये हो जाता है हमारा वेन, ठीक है। देख लीजिए इसका ल्यूमेन बड़ा है और वॉल जो है ना उसका पतला होता है,
और इसका देख लीजिए एक्स्ट्रा थिक लेयर होता है इसके ऊपर। ल्यूमेन पतला है, ये वाला ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब होल, ओपनिंग, जिससे ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरी का जो होता है ना ल्यूमेन बहुत पतला होता है, सरफेस मोटा होता है, मतलब जो वॉल होता है वो मोटा होता है। जस्ट रिवर्स हो जाता है किसका, वेन का। और कैपिलरीज का तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि बहुत पतला होता है ये, और बहुत ल्यूमेन भी बहुत इसका छोटा होता है। क्योंकि आप देखे होंगे आई के ऊपर रेड रेड जो लाइनिंग बना हुआ है वो क्या है, तो कैपिलरीज है। आँख के नीचे ऐसे कीजिएगा तो कैपिलरीज मिलेगा आपको। ये पूरे सेल के ऊपर मतलब टिश्यू लेवल तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यदि पतला होने का कारण ये है कि पतला होगा तो आसानी से डिफ्यूजन हो पाएगा, क्या चीज़ का, तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा, न्यूट्रिशन का डिफ्यूजन होगा, और हमारे सेल तक पहुंच पाएगा आसानी से। और इसी टाइप से कनेक्टेड होता है। देख लीजिए सबसे पहले आर्टरीज आया, और आर्टरी किससे कनेक्ट हो गया, तो कैपिलरीज के साथ, और कैपिलरीज किससे कनेक्ट हो गया, तो वेन के साथ, और ये वेन डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, हार्ट से कनेक्टेड होगा। मतलब डायरेक्ट हार्ट किससे कनेक्टेड होगा, कैपिलरी, ये आर्टरी से, और ये भी मतलब वेन से भी कनेक्टेड होगा। बट ये वेन का काम होता है लेकर जाना ब्लड को, और आर्टरी का काम होता है ब्लड को लेकर आना। दैट्स द पॉइंट, याद रखिए इस चीज़ को। और जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ये हमने बताया था आपको कल ही कि ब्लड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ब्लड इज फॉर्म्ड। तो ब्लड कहाँ बनता है, ये ब्लड बनता है कहाँ पे, तो बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो क्या होता है, तो जो लॉन्ग बोन होता है ना बाबू, लॉन्ग बोन, जैसे बोन मैरो का जो ब्लड के फॉर्मेशंस का सब मेजर पोर्शन जो होता है ना वो होता है रिब केज। ये रिब वाला जो बोन होता है ना उसके रेड बोन मैरो होता है, वहाँ पे साइड साइड में जो लास्ट एंडिंग आता है वहाँ पे रेड बोन मैरो होता है। ये जो लॉन्ग बोन होता है फीमर, इसका भी लास्ट वाला जो अपर साइड वाला होता है ना इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। और यहाँ पर ही क्या बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, WBC एंड RBC का फॉर्मेशन होता है। और प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। बट अभी आपको प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन ऐसे ही समझना है कि बोन मैरो में होता है। बट सेल के बारे में बात करें तो सेल कहाँ पे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो याद रखना है मेगा कैरियोसाइट में होता है। मोहम्मद शरीफ, हाय सर, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नहीं समझ में आया तो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए ये जो इमेज लगाया गया, ये इमेज क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर वाइटल्स ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन को इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलते हैं। वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन का रोल क्या होता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से टैकल आउट करना, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। बट नेचर ने उसके ऊपर एक क्वेश्चन टाइप लगा दिया है ताकि कोई भी अगर डायरेक्ट हट करे, उसको जर्क पहुंचाए, चोट पहुंचाए, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट डैमेज ना हो पाए, वो अपना कुछ जो चोट है उसको बर्दाश्त कर सके, डायरेक्ट उसके ऊपर स्ट्राइक ना हो, तो उस वाले लेयर को बोला जाता है पेरी। पेरी वर्ड जब भी रहेगा ना तो समझ जाना कि सराउंडिंग होता है। हार्ट है तो हार्ट के केस में क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम। और कार्डिया मीन्स क्या होता है, तो याद रखना है कार्डिया मीन्स होता है हार्ट। ओके, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, और पेरिकार्डियम मतलब सराउंडिंग, हार्ट के सराउंडिंग वाले लेयर को बोला जाता है पेरिकार्डियम। और वो क्या काम करता है, उसके ऊपर एक फ्लूइड होता है, बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, ये फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या काम करता है, हमारे हार्ट को डायरेक्ट शॉक से, जर्क से प्रोटेक्ट करता है। और वो फ्लूइड जो होता है वो अपने ऊपर उस असर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर कोई भी चोट नहीं पहुंचता है। नहीं तो दिल जख्मी हो जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगा, सबसे बड़ा चीज़ तो दिल ही होता है। और ऐसे तो हम लोग मतलब आप लोग दिल देकर अपने दिल को कमज़ोर कर चुके हो, और उसके बाद भी अगर चोट लगेगा तो और भी कमज़ोर हो जाएगा। जीने को 10 साल तो जियोगे 2 साल, समझ गए ना। क्योंकि जो हाल आप लोग का है, ज़्यादा दिन नहीं जीने वाले हम लोग हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये होता है ऑर्टा, ये वाले पार्ट को ऑर्टा बोलते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ये मैं आपको अगले वाले पोर्शन में बताने वाला हूँ। बट ये समझ लीजिए कि ये जो व्हाइट वाला कवरिंग है ना, इसे ही बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो समझिए इसका फंक्शन क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना। नेक्स्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करवाना।
केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मोनल सिस्टम में काम करेगा ये, केमिकल कोऑर्डिनेशन में काम करता है ये, दैट इज हार्मोन्स हमारे बॉडी का केमिकल मैसेंजर होता है और वो हमारे बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करवाता है। मोहम्मद शरीफ, हाउ आर यू सर? थैंक यू, बहुत अच्छे हूँ मैं, आप कैसे हो बाबू? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से डिफेंस करता है ये, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एंटीबॉडी की वजह से, ये एंटीबॉडी की वजह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब डिफेंस सिस्टम में काम करता है। और वो कौन होता है? तो याद रखना WBC, WBC जो होता है ना, ये WBC डिफेंस सिस्टम में काम करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, जैसे ही कहीं पे रप्चर हो गया है सर, कहीं पे रप्चर हो गया अगर ब्लड वेसल्स, या कहीं पे कट हो गया, कट होने की वजह से अगर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, रोकता है, और हमारे जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है उसको फर्दर डिस्ट्रॉय होने से, बाहर निकलने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या है? ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब फ्लूइड एंड वाटर बैलेंस, मतलब फ्लूइड एंड आयंस के बैलेंस को प्रेशर करता है, मतलब मेंटेन करता है ये। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ये, टेम्परेचर को भी एक सिस्टमेटिक वे से रखता है, क्योंकि हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड, और वार्म ब्लडेड होने की वजह से गर्म खून होता है हम लोगों का, इसलिए कहीं भी कोई भी कुछ बोल देता है बस लड़ लेते हैं ब्लड, जानवर से भी ज़्यादा गर्म खून हम लोगों का होता है ना। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं इसको, टेम्परेचर रेगुलेशन को थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है, मतलब हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के हीट को एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाकर रखता है। और हमारे बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो याद रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब हमारा ब्लड जो होता है या हमारा बॉडी जो होता है, हम लोग जो होते हैं मैमल्स इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इस वजह से हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो छिपकली होते हैं, लिजार्ड वगैरह, स्नेक होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब जो होते हैं ना, वो कौन सा ब्लड, वो कौन सा बॉडी टेम्परेचर दिखाता है? मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वो ये करता है, फ्लक्चुएशन होता है वहाँ पे। इस वजह से जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हाइबरनेट या एस्टिवेशन बोलते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, विंटर में स्लिप कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है हाइबरनेशन, और जब समर में स्लिप करते हैं तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। मेंटेन ऑफ बॉडी पीएच, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, और ये हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच। और इसके अंदर पीएच किसकी वजह से होता है मेंटेन? तो याद रखिएगा, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बाइकार्बोनेट आयंस, H2CO3 बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिए NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, और यही है जो हमारे ब्लड का बफर सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जो सॉल्यूशन हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, एसिडिक और बेसिक होने से बचाता है, एक न्यूट्रल फेज में रखता है, और इस वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो एक पीएच, कांस्टेंट पीएच में बना हुआ होता है। जब कोई भी इंसान शराब पी लेता है, दैट इज अल्कोहल, शराबी आंखें, वो पी लेता है ना, तो पीने के बाद मचलने लगता है, उसमें होता है क्या आपको मालूम है? उस दौरान में उसका ब्लड का पीएच बहुत फॉल कर जाता है, और अगर और हाई अमाउंट का शराब है तो उसमें और ज़्यादा, जैसे मिथानल, तो मिथानॉल अगर पी लेगा, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो जहरीली शराब होता है, वो हमारे पीएच, ब्लड के पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसान का डेथ हो जाता है। एक और चीज़ 1 मिनट के अंदर समझो, क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी इंसान जहर खा लेता है तो उस जहर खाने के दौरान होता है क्या है, जब भी वो जहर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और वो ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है,
तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड के पीएच को कम कर देता है, एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन का डेड होना शुरू हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पाता है हमारे ब्लड के सरफेस से, मतलब आरबीसी से, सॉरी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी के अंदर उतना नहीं पहुंच पाता है, तो ब्रेन डेड होने लगेगा। जब ब्रेन डेड होगा तो डिफरेंट जो वाइटल्स ऑर्गन है उसको बीट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेक डाउन होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा जो भी ऑर्गन्स होता है वो सब हमारा साथ छोड़ने लग जाता है, और फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ने की वजह से अगर हम सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो फिर डेथ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद 20,000 रुपया, 10,000 रुपया अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे जमा करवा लेते हैं, और उसके बाद वो करते क्या है आपको मालूम होना चाहिए। पढ़ो तभी आप चेंज कर पाओगे किसी चीज़ को, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या करता है वो कि वही बफर सॉल्यूशन का इंजेक्शन लगाता है, मतलब जो वाटर होता है ना, इंट्राकेट के जरिए आपको पानी चढ़ाया जाता है, उसमें बफर सॉल्यूशन होता है, और वो बहुत फ्रिक्वेंट आपको पानी चढ़ा दिया जाएगा, और जिसकी वजह से जो भी बॉडी के अंदर पीएच का चेंजेज हुआ है वो बहुत सही होने लगे, और सेलुलर लेवल तक वो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बफर सॉल्यूशन पहुंच सके, और पहुंचने की वजह से सेल के एसिडिक मीडियम को कम कर देता है ये, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत आसानी से मिलने लगता है और सही मतलब अमाउंट में वो फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से इंसान का डेथ थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब डेथ होने का चांस कम हो जाता है। और जब बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब होने लगेगा तो डेथ नहीं होता, मतलब बच जाता है इंसान। ये कारण है, इसका कारण समझा करो। 10th क्लास में हो तो इसका क्या मतलब यार सिर्फ 10th ही क्लास के बारे में पढ़ोगे, नहीं। 10th क्लास में हो आप, 10th क्लास में हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी भी सिचुएशंस को हैंडल कर पाइए, और फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप टैग कर सके, उससे कोरिलेट कर पाए, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए देखिए ये है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये हो जाता है आर्टरी, मैंने अभी बताया था। ये पिक्चर इसलिए शो किया गया है, ये पिक्चर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये देख रहे हो हार्ट के ऊपर भी छोटा छोटा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोला जाता है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज होता है, और ये कैपिलरीज को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, तो याद रखना है कोरोनरी आर्टरी। ये होता है कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी जो होता है, आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन कोई पूछे कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, तो कोरोनरी आर्टरी का काम होता है ब्लड सप्लाई करना टू द हार्ट मसल। हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करता है कौन, कोरोनरी आर्टरी। अगर इसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब CAD, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD। और वो हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको छोटा मतलब थोड़ा ही पॉइंट अच्छी लेवल पे समझा देंगे, ताकि आप कोरिलेट कर पाए। और बोलते हैं ना हार्ट अटैक हो गया, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो हार्ट फेल हो गया, ये सब क्या होता है, वो सारा चीज़ आप समझ पाएंगे आसानी से। ओके, तो मैं अगले पोर्शन में पढ़ाऊंगा इसको आगे ही। देखिए द ह्यूमन हार्ट, हार्ट दिल, मतलब हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन है दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन एंड पंप इट टू द आर्टरी। ये तो मैंने बता दिया अभी। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कार्डियक मसल जो होता है ना, वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल होता है, मतलब उसके ऊपर एक पैचेस पाया जाता है। पता नहीं आप 9th क्लास पढ़े कि नहीं पढ़े, पता नहीं, अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्राइएटेड मसल और नॉन स्ट्राइएटेड मसल पढ़ाया जाता है। स्ट्राइएटेड मसल, और उसके बाद ये नॉन फटीग मसल होता है। जो भी स्ट्राइएटेड मसल होता है वो फटीग मसल होता है, वो थकता है। बट हार्ट मसल इज अ स्ट्राइएटेड, इवन इज नो देयर इज नो फटीग, मतलब नो फटीगनेस, कोई भी थकावट नहीं होता है इसमें।
और ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। मतलब जो हमारा दो तरह का न्यूरल सिस्टम होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक होता है जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है वैसा न्यूरल सिस्टम, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, मतलब वॉलेंट्री नर्व। और एक होता है जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ब्रेन से ही डायरेक्ट काम रिलेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो ये जो होता है ना इनवॉलेंट्री होता है। नहीं तो क्या होता, अगर वॉलेंट्री होता, हमारे अकॉर्डिंग काम करता, तो क्या करते, हम लोग हैं खुरफात आदमी, मतलब कोई काम वाम तो है नहीं, अपने दिल को ही बोलते हैं रुक जाओ तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है कि बस सीरियस मामला हो जाता और इंसान का डेथ हो जाता। इस वजह से ये इनवॉलेंट्री मसल होता है, याद रखिएगा। नॉन फटीग होता है ये, नॉन फटीग। फटीग मतलब होता है थकना, ये थकता नहीं है। इट इज सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। हमने बताया था आपको कि कैविटीज बहुत तरह का होता है, एक होता है बुक्कल कैविटी, एक होता है थोरैसिक कैविटी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। और आप लोग लाइव सेशन से कनेक्टेड है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए थोरैसिक कैविटी मैंने बता रहा था अभी कि थोरैसिक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं, इस वाले थोरैसिक कैविटी को और भी दूसरे नाम से बोलते हैं चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और एक होता है एब्डोमिनल कैविटी और एक होता है पेल्विस कैविटी। ये कैविटीज़ को याद रखिए आप। तो कहाँ पाया जाएगा ये, थोरैसिक कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी किससे डिफ्रेंशिएटेड होता है, तो वो होता है डायफ्राम से। डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स, मतलब दो लंग्स के बीच में होता है और डायफ्राम के जस्ट ऊपर होता है। और ये किस साइड में पाया जाता है, तो हल्का सा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, दैट्स वाई लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और राइट साइड का जो लंग्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। मैंने वहाँ पे बताया था फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों होता है ये। इट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में मैंने अभी बताया कि पेरिकार्डियम जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट के मसल्स को, जर्क से बचाता है। The interior of the heart is divided into 4 chambers which receive the circulatory blood। और ब्लड, ये जो हमारा जो हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पहले स्टार्ट करो, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वो कहाँ पाया जाता है, तो फिश में पाया जाता है। मछली के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और ये हार्ट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट के अंदर पाया जाता है। तो हार्ट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर वर्टिब्रेट ओनली। इनवर्टिब्रेट के अंदर हार्ट नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे फिश इज अ वर्टिब्रेट, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ऊपर वाले को आर्ट्रिया बोलते हैं जिसको ऑरिकल भी बोला जाता है, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट में, तो क्या होता है ना ऊपर वाले, तो फिश के केस में एक होगा ऑरिकल मतलब एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, वो वेंट्रिकल होगा। होता क्या है कि फिश के बारे में थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कनेक्ट कर पाइएगा किसी भी चीज़ को। 5 सेकंड लगेगा, समझिए। क्या होता है कि जो फिश होता है ना वो अपने माउथ से ये वाटर को अंदर की तरफ लेता है, और वाटर को अंदर की तरफ लेता है, और लेने के बाद ये डायफ्राम से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी डायफ्राम कह रहे हैं, गिल्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। और वो गिल्स से वो जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, तो हमारे पूरे मतलब मछली के पूरे बॉडी के सरफेस पे चला जाता है डायरेक्ट। और डायरेक्ट जाने के बाद मतलब हार्ट के पास जाता है, वो हार्ट बीट करता है और पंप करने के बाद पूरे बॉडी के सरफेस पे पहुंचा देता है। और उसके बाद फिर से हार्ट वो डायरेक्ट मतलब जो ब्लड होता है वो लंग्स हार्ट के पास पहुंचता है, और हार्ट के पास पहुंचने के बाद वो हार्ट बीट करता है, पंप करता है, और पंप करने के बाद वो गिल्स के पास पहुंचा देता है, और पहुंचाने के बाद फिर से वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, एक ही टाइप के ब्लड को, चाहे डीऑक्सीजनेटेड चाहे ऑक्सीजनेटेड, अलग अलग नहीं करेगा, एक ही टाइप के ब्लड को वो रिसीव करता है, कौन, तो फिश का हार्ट जो होता है। फिर आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास में 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक होता है वेंट्रिकल नीचे वाला, और ऊपर में होता है 2 ऑरिकल मतलब
एट्रिया। और उसके बाद जो वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट साइड का, जो भी याद रखना है, लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल होता है, ऑरिकल होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है, और राइट साइड का जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव करता है। किस में? तो फ्रॉग के केस में। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही आता है, और डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, और आने के बाद वो दोनों ही मिक्स हो जाता है। कहाँ पर? तो एक वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, आता तो है डिफरेंट मीडियम से, मगर जाता है मिक्स होकर, इसलिए इनकम्प्लीट लगाया गया। और हम लोगों के पास होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाला साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, राइट वाला जो साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और दोनों ही सेपरेट फ्लो करता है, डिफरेंट ऑर्गेन्स तक जाता है सेपरेटली, एक साथ कंबाइन होकर नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इस चीज़ को याद रखना है आपको। फिर आते हैं, देखिए ऑरिकल क्या होता है। तो ऑरिकल जो होता है ना, वो अपर वाले पोर्शन को बोला जाता है, ऊपर वाले को। द टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, एट्रियम भी बोलते हैं इसको। द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये है हार्ट, और इस हार्ट में ये 4 चैम्बर हो गया, ये जो सेप्टम बना हुआ है ना, ये ऑरिकल को, ये ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है, इस दोनों को सेपरेट कर रहा है। इसको बोलते हैं क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब एट्रिया जो अलग अलग हट रहा है इसकी वजह से, तो इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं इसको। सेप्टा का काम होता है डिवाइड करना दो पार्ट में। वेंट्रिकल्स, द टू इंटीरियर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और नीचे में होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और अभी हमने पिक्चर बनाया था, उस पिक्चर में अगर सपोज ये हार्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, इस वाले पोर्शन को बोला जाएगा क्या? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। और ये वाले पोर्शन के लिए आप समझिएगा कि सर इसके बारे में कुछ नाम नहीं दिए, तो ये होता है वाल्व। मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, तो राइट वाला जो चैम्बर होता है ना, ऑरिकल एट्रिया, उसके पास 3 वाल्व होता है, मतलब 3 होल होता है, जिसके जरिए वो ब्लड को नीचे उतारता है, नीचे जाता है वो। और लेफ्ट वाले साइड के पास 2 ही वाल्व होता है, मतलब 2 ही ओपनिंग होता है, उसको बोला जाता है मिट्रल वाल्व, या फिर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। लेफ्ट वाले में, राइट वाले में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाले में बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं उसको। और वाल्व का काम होता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। Valves of the heart. Valves are muscular flap which prevent the blood to flow back through it. मतलब वाल्व का काम होता है कि ब्लड को बैक फ्लो करने से बचाए, मतलब बैक फ्लो होने से बचाता है वाल्व। 2 types of heart valves are distinguished. क्या है? The atrioventricular valve. Atrioventricular valve. These valves separated the atria from the ventricle. The right side of the heart possesses the tricuspid valve, and the left side of the heart possesses the bicuspid valve. Right side उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, अभी बताया हमने आपको। और लेफ्ट साइड को, राइट साइड को बोला जाता है क्या? बाइकस्पिड वाल्व, या इसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। फिर आता है क्या? सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व क्या होता है? दीज आर लोकेटेड इन द आर्टरीज लिविंग द हार्ट। मतलब जब ब्लड आर्टरी से फ्लो करता है ना, तो वहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है, क्योंकि आर्टरी में जब ब्लड गया है तो वो फिर से तो आ सकता है ना, बैक फ्लो हो सकता है, तो वहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोला जाता है सेमिलुनर वाल्व। ये याद रखना आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये चैम्बर है। अगर हम
इस वाले के बारे में बात करें तो इस ये वाला जो साइड होगा, ये कौन सा साइड होगा, तो राइट साइड होगा, और ये कौन सा साइड होगा, तो लेफ्ट साइड होगा। अब लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इसको समझिए आप। इसके अंदर 3 पाया जा रहा है, 3 पाया जा रहा है, मतलब ये 2 और एक ये 3 पाया जा रहा है। मतलब क्या होगा कि 3 लाइनिंग होता है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये तीनों ही तरफ से क्या होगा, ओपनिंग होगा, और यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो पाएगा, खुल पाएगा, और खुलेगा तो आसानी से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्यों है यहाँ पे 3? इसलिए है क्योंकि जो वेंट्रिकल का पोर्शन होता है ना, मतलब राइट साइड वाला, वो थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा ब्लड आता है यहाँ पर, इसलिए देख रहे हैं ना आप। इस वाले स्पेस को देखिए और इस वाले को देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसका जो वॉल होता है ना थोड़ा पतला होता है, इसका जो वॉल होता है थोड़ा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा यहाँ पे होता है, इस साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर देखिए आप, इसको बोला जाता है, ये है ऑर्टा, और इस ऑर्टा के पास भी वाल्व पाया जा रहा है। इस वाल्व को बोलते हैं क्या, सेमी लूनर वाल्व। बस याद रखना आपको। ये क्या काम करता है, तो बैक फ्लो होने से बचाता है, ब्लड के बैक फ्लो होने से बचाता है। ट्रिपल वाल्व, यस ट्रिपल वाल्व बोलते हैं इसको। सुपीरियर वेना कावा, आपको मैंने बताया था कल, जो वेन होता है वो अपर साइड वाले पोर्शन से जब ब्लड को लेकर आएगा हार्ट तक, याद रखना है ब्लड को हार्ट तक वेन ही लेकर आता है। तो ऊपर वाले पोर्शन से जो लेकर आएगा, जो बड़ा होगा, मोटा होगा थोड़ा, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले पोर्शन से लेकर आएगा उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। ठीक, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, और फिर इंफीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड टू हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, पल्मोनरी वेन कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू लंग्स, ये लंग्स तक ब्लड को लेकर आता है। हमने बताया था कल, ऑर्ट्रा है ये, कैरीज ब्लड टू बॉडी। एक कॉन्सेप्ट समझो, कल हमने बताया था आपको कि जो पल्मोनरी, पल्मो वर्ड रहेगा ना, तो समझ जाना क्या होता है। देखो कार्डिया में क्या होता है, कार्डिया दैट इज हार्ट, पल्मो, पल्मो बोलेंगे ना, अगर लंग्स वाले डॉक्टर से दिखाना है तो क्या बोलेंगे, पल्मोलॉजिस्ट, तो पल्मो मतलब लंग्स होता है। फिर लीवर के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है हिपैट, हिपैट मतलब लीवर होता है। और स्किन की बात करें तो स्किन का मतलब क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की बात करते हैं अगर हम लोग तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, रीनल, क्या हो जाएगा ये, किडनी। तो ये सारा चीज़ याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर आता है प्लांट के बारे में। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ब्लड पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर कितना होता है, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर का मतलब याद रखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब क्या हुआ, प्रेशर exerted by blood to the wall of blood vessel। ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर में 2 तरह का चीज़ होता है। पहला
बीपी जो होता है ना, जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, दो तरह का होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि सिस्टोलिक जो होता है ना वो पंपिंग प्रेशर कहलाता है, मतलब जिसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पंपिंग प्रेशर। इसको और भी दूसरे नाम से जानेंगे, सिस्टोलिक ब्लड फ्लो या सिस्टोलिक फ्लो, पंपिंग प्रेशर, और एक होता है रेस्टिंग प्रेशर, मतलब जब ब्लड रेस्ट करता है तो रेस्टिंग प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर किस मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है, किस मशीन के द्वारा इसको चेक किया जाता है, तो याद होना चाहिए आपको, स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, और एक होता है स्टेथोस्कोप जिसको आला बोलते हैं। स्टेथोस्कोप का क्या काम है कि वो हमारे हार्ट के आवाज़ को सुने, दिल की आवाज़, और वो दिल की आवाज़ कैसी होती है, तो लब और डब। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, एक होता है लो फ्रीक्वेंसी का साउंड, वहीं से डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो करता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो करता है। ठीक है, तो वो आसानी से हम लोग कर सकेंगे। और कहाँ पे मेजर किया जाता है, तो आप गए होंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे वो आला लगाते हैं और यहाँ पे वो कफ लगाते हैं, वो जो स्फैग्नोमैनोमीटर होता है उसका, यहाँ पे वो आला लगाते हैं और चेक करते हैं। इस वाले आर्टरी को बोला जाता है ब्रैकियल आर्टरी। और यहाँ पे भी आर्टरी होता है जिसको हम लोग पल्स रेट्स के नाम से जानते हैं, पल्स मेजर करते हैं। ये राइट वाला पोर्शन जो होता है ना, मतलब सॉरी थंब वाला जो पोर्शन होता है ना, उसके उसी से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जब हम लोग हाथ को रखते हैं, फिंगर को रखते हैं, तो फील करते हैं, बिट 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 होता हुआ फील करते हैं, वो कहलाता है रेडियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी ये कहलाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तभी तो आप कहीं पे अपना बात रख सकेंगे। तो इंटरेस्टिंग समझकर पढ़ना है, सब चीज़ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं होता है यार, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम 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 क्या है एग्ज़ाम, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप बहुत बिंदास एग्ज़ाम देंगे। एक और चीज़, एग्ज़ाम को लेकर आप प्रेशराइज होंगे, अभी प्रेशर का टाइम है, प्रेशराइज होंगे। याद रखना यही टाइम है जो आप बोए हैं उसको काटने का, और आपने बोया बट काटने के दौरान सो गए, काटने के दौरान आप पीकर भोए बने हुए हैं, घूम रहे हैं, मस्ती में हैं, वैसा भी नहीं चलेगा। और इतने डिप्रेट हो गए कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं, तैयार होकर पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। और बहुत मतलब बोलते हैं ना कि ये चेंजिंग लाइफ है। अभी जो आप मेहनत करेंगे वही आपका चेंजिंग लाइफ होगा। बट मेहनत कैसे होगा, तो मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है कि आप विदाउट टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। एक कॉन्सेप्ट की बात मैं बता दूं आपको कि आप जब बेड से उठते होंगे तो आपके दिमाग में होगा एग्ज़ाम एग्ज़ाम, क्या पढ़ें क्या छोड़े, कुछ पढ़ना कुछ छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है। क्या आप 1 सेकंड में या 5 सेकंड में बोलते हैं यार ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा उठते होंगे आप और बोलते होंगे, दिमाग में सोचते होंगे कि अरे यार ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये आ रहा है कि नहीं दिमाग में, मतलब ये चीज़ तो समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या क्या हम पढ़ें। 1 साल का पढ़ाई आप 5 सेकंड में जज नहीं कर सकते हैं कि 5 सेकंड में ही आप पता कर लीजिए कि हमको क्या क्या चीज़ आ रहा है। यार इतना ही जब आपको जज्बात है, इतना ही जब डर है, तो आप क्या कीजिए ना, किसी फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड को बोलिए कि आप हमसे क्वेश्चन करो, ये सब क्वेश्चन पूछो, तो फिर उसके बाद हम जज करेंगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आता है आपको, और जो नहीं आता है उसको ही पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। साइंस पोर्शन बिल्कुल ही कवर होने वाला आपका एक एक चीज़, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, बिंदास रहिए, बिंदास पढ़िए, खाइए पीजिए, मस्ती से सोइए, और सोइए खूब, और उससे भी ज़्यादा पढ़िए। जब नींद आए तो ये नहीं करना है कि यार थोड़ा देर देख लेते हैं कुछ, मतलब थोड़ा देर पढ़ लेते हैं और नींद आ रहा है, अपने आप को मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नींद आए आसानी से सो जाइए, जब भी आपको नींद आए, अब यार इतना भी नहीं हो कि बार बार नींद ही आता हो, जब बार बार नींद आए तो क्या करना है आपको, पावर नैप लीजिए 10 मिनट
5 मिनट, उसके बाद फिर से रिफ्रेश होइए और फिर से पढ़ने बैठिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़िए। मतलब आपको एग्ज़ाम में जैसे बैठकर एग्ज़ाम देना है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठकर एग्ज़ाम देना है, जस्ट लाइक वैसा ही आप अपने पढ़ाई को पढ़िए। मतलब आप अपने पढ़ाई का तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। मतलब आपके घर में क्या होना चाहिए, टेबल और चेयर, उस पर बैठकर आराम से जैसे एग्जामिनेशन पोस्चर में एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हैं वैसा ही आपको बिल्कुल पढ़ना है। उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना आप 100% समझ में आएगा। बी अलर्ट, अलर्ट रहना है आपको, अपने आप को बहुत सुस्त नहीं डालना है, लेजीनेस नहीं रखना है। थोड़ा सा तन के रहेंगे, ज़्यादा कुछ हो तो आपको नींद आने लगे ना तो टहल कर पढ़िए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा और बहुत ज़्यादा आसानी से आप सीख पाइएगा किसी भी चीज़ को। ज़्यादा हो तो आप भूख लगे ना तो थोड़ा सा खाइए और पढ़िए ज़्यादा, और पेट भर के ढकोस के नहीं खाना है एकदम, थोड़ा लिमिट में खाना है। इसलिए क्योंकि जब खाएंगे ढकोस के तो ढकोस के सोएंगे भी ना यार, तो सोना भी वैसे नहीं है, नींद भी आएगा, फिर दिमाग का ताला लॉक हो जाएगा ना, आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे आप। इसलिए खाना कम है, पढ़ना ज़्यादा है, खाने से पढ़ने का रिलेशन है, इसलिए पढ़िए ज़्यादा। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, खाना कम होगा, भूख को थोड़ा सा बर्दाश्त करके रखिए और अलर्ट होकर पढ़िए। इस चीज़ को नोट कीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर भी इसमें और भी चीज़ बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखिए आप क्या है, तो ब्लड प्रेशर में बीपी में 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी होता है ना Hg, तो मरकरी जो पारा होता है ना, जैसे प्रेशर लगाते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो वही ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, तो वो हो जाता है 120। पहला आवाज़ जहाँ से सुनाई दे 120, और वो आवाज़ जहाँ से बंद हो जाए वो हो जाता है 80। ऐसे मेजर किया जाता है। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और एक जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपो मीन्स होता है कम, और हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा। बोलते हैं ना, अरे बहुत जल्दी तुम हाइपर हो जाते हो यार, दोस्त को बोलते हैं ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बोलता है नहीं यार तुम मजाक करोगे तो हाइपर नहीं होंगे, हाइपर, फिर भी हाइपर हो गया, ये बात बोलने के लिए भी हाइपर हो गया। हाइपर मतलब होता है क्या, कि जब हाइपर बोलते हैं तो क्या वो शांत हो जाता है, नहीं ना, वो गुस्सा रहता है, तभी तो आप बोलते हैं कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो। तो बढ़ जाना, जब प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर वर्ड से डिनोट किया जाता है, तो हाइपरटेंशन। और जब कम हो जाता है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। ये हाइपर, ये हाइपो। हाइपरटेंशन जो होता है ना वो 140/100 होता है mm ऑफ Hg, ये होता है बॉर्डर लाइन। इसके बाद अगर ये बहुत दिनों तक रहेगा तो आप उस इंसान को बोल सकते हैं हाइपरटेंशन हो गया है, और उसको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर के इसमें आना है, डॉक्टर के सजेशन में आना जरूरी है उसका। फिर होता है क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में मैं बता दूं आपको। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होगा, सबसे पहला मतलब कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी वो होता है जो हमारे हार्ट के मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गया जिससे बोलेंगे CAD, और यही तो दिल का रिलेशन है। अब दिल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, इसको बोला जाता है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। मत याद करना, मत याद करना, बट ऐसे ही पढ़ लो 5 मिनट में। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे मोबाइल चलाते चलाते आप क्या करते हो, अपने टाइम को बर्बाद कर देते हो। अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना वो ऐसे वाले आ रहे हैं,
कुछ समय के बाद ना होगा, इसका हाथ क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, हाथ का बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बचा करो। तो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या हुआ, इसको टैग लाइन में कनेक्ट करना है, पेन इन चेस्ट। जब चेस्ट के अंदर पेन हो तो उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट में दर्द, ठीक है ना। तो एंजाइना पेक्टोरिस। फिर एक और चीज आता है, नेक्स्ट में क्या आता है, रुको यार इसको हम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के बाद आपको कनेक्ट करना है क्या चीज, तो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को बोला जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो क्या होता है, मायो मीन्स होता है मसल, याद रखना हमेशा, मायो मसल मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कार्डिया मीन्स होता है हार्ट के मसल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसे बोलते हैं मायोकार्डिया। और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस मतलब क्या हुआ, एक हार्ट का जो पार्ट होता है ना वो रप्चर कर गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों, क्योंकि ब्लड का सप्लाई बहुत जितना चाहिए होता है उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मसल होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, रप्चर कर जाता है, खराब हो जाता है। तो उस वाले को बोला जाता है पार्ट ऑफ हार्ट मसल इज डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड, दैट्स वाई दिस इज द टर्म फॉर हार्ट अटैक। और किसी को भी कुछ भी हो हम तो बोलेंगे हार्ट अटैक हो गया है। अरे यार बहुत सारा चीज़ भी होता है, देखो पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द जो होता है ना वो कैसा होता है, सबसे पहला साइन होता है हार्ट अटैक का। कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट डिजीज का सबसे पहला साइन होता है पेन इन चेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस। जब भी हो डॉक्टर से बहुत इमीडिएट आपको विजिट करने की ज़रूरत है, याद रखिए। और किसी भी इंसान को आप देखो कि वो इस तरह से ऐसे करके ऐसे किए हुआ है तो क्या करना है, उसको बोलना है बहुत ज़ोर से खांसने के लिए, इसलिए क्योंकि जो भी ब्लॉकेज होगा ना वो क्या होगा, ब्लॉकेज ख़त्म हो पाएगा, ब्लॉकेज खुल पाएगा, ओपन हो पाएगा और ब्लड आसानी से फ्लो कर जाएगा और वो चेस्ट पेन रुक जाएगा उसका। हार्ट अटैक होता है, उसके बाद होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया है, कहीं पे ये गुमशुदा हो गया है, गुमशुदा की तलाश, किसी ने इसे अरेस्ट कर लिया है। बट ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, याद रखो, ऐसा अरेस्ट कर लिया कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया इसका, अब ये लौट कर नहीं आएगा, फिर न मिलेगा दोबारा। मतलब जब ईसीजी होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, जो पेशेंट एडमिटेड होंगे हॉस्पिटल में, तो उस समय जो इंसान का डेथ होगा ना उसमें जो मॉनिटर लगा हुआ होता है उसमें साउंड आएगा, पीप पीप करके साउंड आएगा और वो जो ईसीजी का होगा लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आप फिल्म में देखे होंगे। तो इस वाले फेज को बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। और 100% खत्म हो गया, रुक गया, मतलब हार्ट जो है ना 100% रुक गया है, रुक गया है, हार्ट 100% रुक गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। और एक और चीज होता है, लिख देते हैं यहीं पर, फोर्थ में हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर क्या होता है बाबू, फेलियर में ये हटा दो यहां पर से। हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करो। फेल का मतलब ये नहीं होता है कि कभी कभी, मतलब फेल का मतलब ये नहीं कि जीरो लाए हम एग्जाम में। फेल का मतलब होता है कि जितना चाहिए होता है नंबर पास होने के लिए उससे कम लाए, चाहे 1 लाइए चाहे 10 लाइए, जितना आपका पासिंग मार्क्स है उससे कम लाइएगा तो फेल बोलते हैं उसको। बच्चे फेल हो गए, तो फेल हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि
हार्ट फेलियर होगा कब, जब हमारा हार्ट जितना हमारे ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हमारे ब्लड पूरे बॉडी तक, बॉडी के नीड को नहीं सेटिस्फाइड कर पाएगा हमारा हार्ट, तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे क्या, हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर होता है किसकी वजह से, क्योंकि हमारे हार्ट में ना पहुंच ही नहीं पाएगा ब्लड, तो भेजेगा कैसे ये, तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और वो ब्लड पहुंचने का कारण क्या होता है, ना मतलब ना पहुंचने का कारण क्या होता है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं इसे। और ये लंग्स में कुछ फ्लूइड जमा हो जाता है, टीबी हो जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से ये ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है आसानी से, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और इसे बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है बाबू, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, अगर आपका कुछ भी बचा हुआ क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्ट राइज कीजिए क्वेश्चन, अगर लाइव सेशन में होता है तो लाइव सेशन में पूछिए, अगर यहाँ नहीं होता है तो जब ये पब्लिश हो जाएगा लेक्चर तो वहाँ से आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और फिर वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सम मटेरियल्स गैसेस पास इन एंड आउट ऑफ द प्लांट्स थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आपको बताया गया था, डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंसेज दैट इज मेटल सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम वन मीडियम टू another is known as diffusion. One materials required for building plants body are obtained from soil, example nitrogen, phosphorus. नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, अदर मिनरल्स होता है, वाटर, ये सब जरूरत पड़ता है प्लांट के लिए प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, ग्रो होने के लिए। दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, और इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट होना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, टिप तक। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट देयर आर टू इंडिपेंडेंट पाथवेज। क्या है पाथवेज में, वन इज हैविंग कंडक्टिंग ट्यूब्स, कंडक्टिंग ट्यूब बोलते हैं इसको। पहला क्या है, जाइलम, जाइलम लोशन नहीं, जाइलम, और यह है वाटर एंड मिनरल्स को कनेक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को ये नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता है जाइलम। फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स, मतलब हवेदार जगह पर, मतलब ओपन जो सॉइल से ऊपर होता है वहां तक। द अदर इज फ्लोएम, और फ्लोएम जो होता है विच करीज फूड फ्रॉम द रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी लिव्स स्टोरेज ऑर्गेन टू द एरियाज ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब जहाँ पे फूड बनता है, हाई अमाउंट का फूड जहाँ पे है वहाँ से लो अमाउंट जहाँ पे नीडेड है वहाँ पर लेकर जाता है कौन, फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है ना, ये जाइलम क्या काम करता है, वाटर को डिसॉल्व करता है, और वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होता है क्या चीज़, मतलब वाटर को कैरी करता है, और वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है न्यूट्रिशन, इसलिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट इज मिनरल्स बोलते हैं इसको, तो मिनरल्स को कैरी करता है ये। और फिर होता है फ्लोएम, PHLOE, फ्लोएम जो होता है ना वो फूड को कैरी करता है, मतलब याद रखना आपको, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो फ्लोएम जो होगा ना वो फूड को कैरी करेगा, बस ऐसे याद रखना। और जो दूसरा होगा वो किसको कैरी करेगा, तो मतलब वाटर और मिनरल्स को। जाइलम वुड, इसको बोला जाता है, देखो जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉम्बाइनली नोन एज वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल बोलते हैं इसको, बंडल में पाया जाता है, तो वास्कुलर बंडल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी का वास्कुलर बंडल क्या है, वास्कुलर सिस्टम क्या है, मतलब हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसे बोला जाता है वास्कुलर बंडल। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, जाइलम एंड फ्लोएम को वास्कुलर बंडल बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे या बंडल। जाइलम वुड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सैप, वाटर एंड मिनरल्स। सैप का मतलब क्या होता है, वैसा चीज जिसके अंदर कुछ डिजॉल्व हो
उसको सैप बोला जाता है। और वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाता है ये। जाइलम हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेड एंड वेसल्स। ये याद रखना है आपको, नहीं याद रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिए ताकि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो तो एक बार में रिवाइज करने में क्या जाता है। बहुत शॉर्ट किया गया आपके लेक्चर को। फ्लोएम, it is complex tissue which take apart in transport of food. Phloem has 4 types of cell: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Only phloem fibers are dead cell, other are living cell. phloem fiber जो होगा ना वो डेड होता है, उसके बाद जितना भी होगा वो सब लिविंग सेल होता है। वो 9th क्लास की बात है। यह एक चीज़ याद रखना है, हमने कल बताया था आपको कि न्यूक्लियस कहाँ पे अब्सेंट होगा, किस सेल के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस अब्सेंट होगा 2 जगह पर, एक आरबीसी में, आरबीसी में कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता है, मतलब सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, तो एक हॉलो रीजन होगा खाली, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक होता है क्या, फ्लोएम का सीव ट्यूब या सीव सेल, इसके अंदर नहीं होता है क्या चीज़, तो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि ये जाली की तरह होता है और जाली वाले स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं कर पाएगा, रुक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी टिश्यू नहीं, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देखिए ये प्लांट बॉडी है, ये हो गया आउटर रीजन, और इसके बाद जो ये इस टाइप का कनेक्टेड है ना, इसको बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये होता है कॉम्पेनियन रिंग, ऐसा आप देखे होंगे, ये कॉम्पेनियन रिंग होता है। ये क्या काम करता है, कितना साल का प्लांट है उसे पता किया जा सकता है। ये जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ओके, अंदर वाला जाइलम और बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला फ्लोएम कहलाता है। वैस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस बोलते हैं, बाहर वाले रीजन को एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ये वाला रीजन हो जाता है, और पिथ मतलब ये बीच वाला, मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो जगह होता है ना उसको पिथ बोलते हैं। तो ओके, डाइकोटिलेडन का ये स्ट्रक्चर है और मोनोकोटिलेडन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस टाइप का होता है, बस ये याद रखना आपको। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का लॉस होना बाय लिफ्स, लिफ्स के जरिए वाटर का लॉस होता है ना, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन: लेंटिक्यूलर, क्यूटिकुलर एंड एस्टोमेटल। लेंटिसेल्स मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, लेंटिसेल जो होता है ना, प्लांट बॉडी के ही ऊपर में एक होल होता है, देखे होंगे आप, उसको बोला जाता है लेंटिसेल्स, और वहाँ से भी ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। एक होता है क्या, क्यूटिकुलर, क्यूटेनियस मतलब सरफेस से होगा डायरेक्ट, क्यूटिकुलर उसको बोला जाता है। और एक होता है एस्टोमेटल, मतलब लिफ्स के अंदर जो एस्टोमेटा पाया जाता है, पोर पाया जाता है, वहाँ से भी होता है लॉस ऑफ वाटर। यह है जाइलम और फ्लोएम का पिक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को अब कमेंट करना है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट होइए। चलिए रेडी करते हैं क्वेश्चन सेशन को, और फिर आप जवाब दीजिए हमें कि कौन सा आंसर होगा जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बताइएगा, सबसे पहला क्या है, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर। वाटर जो होता है रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है। जैसे ये सपोज रूट है, तो इसके ऊपर जो छोटा छोटा लगा हुआ रहता है ना, ये भी रूट है, ये भी रूट का पार्ट है, तो इसके ऊपर जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, इसको बोला जाता है रूट हेयर। इस रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा, कब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सेल सैप इज हाई, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब। प्लांट इज रैपिडली रेस्पायरिंग, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल बाय अ
permeable membrane, or connection of salt in the soil is high. Concentration of the salt in the soil is high. कब होगा ये? तो water will be absorbed by the root hair when, जब देख लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट. सोल्यूट का अमाउंट हमारे सॉइल में ज़्यादा होगा, मतलब इन द सेल सैप के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो वो क्या करेगा, जब सेल सैप होता है ना, सेल है मतलब रूट हेयर का सेल है, वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा पाया जा रहा है. वो क्या करेगा, प्रेशर को, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. तो इसको आप टैग कर सकते हैं. इसको टैग कीजिए क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल सैप इज हाई, तब होगा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? कौन सा है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को क्या करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? क्या है, देखिए, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम एंड एपिडर्मिस. क्या बोल रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा है जो कनेक्ट करता है? तो अभी हम लोग पढ़े जाइलम. नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स विल बी लोवेस्ट. ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर बाय लिप्स, वो कब होगा? व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फेयर. मतलब क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन जो है ना वो कम होगा, लॉस ऑफ वाटर कम होगा. कब? जब हाई ह्यूमिडिटी होगा हमारे एयर में, तब. देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द सेल के अंदर जब ज़्यादा होगा तब. ऐसा थोड़े है. एनवायरमेंटल कंडीशन शेयर इजी ड्राई ह्यूमिडिटी, वेरी ड्राई ह्यूमिडिटी, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तब. हाई विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तब. देखिए, जब ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी जब हमारे एटमॉस्फेयर का, वाटर वेपर जब ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या पानी का रिक्वायरमेंट होगा एटमॉस्फेयर को? नहीं होगा. तो उस समय वाटर का ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होगा. और जब ह्यूमिडिटी बहुत कम होगा तो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा, फास्ट होगा. तो ठंड के समय में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, बरसात के समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा ज़्यादा. मगर ड्राई सीजन जब होता है, गर्मी का समय होता है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है, मार्च और अप्रैल वाला जो महीना होता है, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को सोख लेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कीप प्लांट कूल? कौन सा है जो प्लांट को कूल रखता है? ट्रांसपिरेशन. जैसे हम लोगों के अंदर होता है इवापोरेशन या स्वेटिंग हम लोगों के अंदर होता है ना, जैसे वैसा यहाँ पे होता है ट्रांसपिरेशन. और स्वेटिंग या इवापोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग, तो ये कूल करता है प्लांट को. इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड विद इन. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड होता है. द स्केलेटन, साइनसेस, हार्ट, वेसल्स. ब्लड जो होता है वो वेसल्स के जरिए क्लोज्ड होता है, इसलिए बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल द हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है. हमने आपको बताया था फिश वाले कंडीशन में कि ऑक्सीजन का तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कहाँ? लंग्स के पास. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो गिल्स होता है ना, वहाँ से ब्लड पूरे बॉडी तक पहुँच जाता है. और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो हार्ट तक पहुँचता है, और हार्ट जब पंप करता है तो फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचा देता है? तो गिल्स के पास पहुँचा देता है. इस वजह से फिश के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हार्ट जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा.
रिसीव करेगा तो पंप भी करेगा, तो रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड को करेगा और पंप भी डीऑक्सीजनेटेड को करेगा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ऑल इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वर्टिब्रा पाया जाता है, बैकबोन, तो उसको बोला जाता है वर्टिब्रेट। जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो ओनली इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में होता है क्या? चींटी में होता है हीमोग्लोबिन? नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट, याद रखना। अर्थवर्म एंड रैबिट। अब बोलोगे सर हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड होता है, हो सकता है उसमें दूसरा कलर हो, तो दूसरा कलर होगा तो नाम भी दूसरा होगा। अर्थवर्म एंड रैबिट, अर्थवर्म और रैबिट, अर्थवर्म को इनवर्टिब्रेट को जोड़ दिया गया रैबिट से, वर्टिब्रेट से। कॉकरोच एंड अर्थवर्म, वर्टिब्रेट्स ये क्या है? इंसेक्ट है, ये भी इनवर्टिब्रेट, ये भी इनवर्टिब्रेट, इसलिए क्या हो जाएगा? ओनली वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा जिसको बोलते हैं, उसके ही पास होता है ये सर्कुलेट मतलब हीमोग्लोबिन। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, सबसे छोटा ब्लड वेसल, याद रखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ल्यूमेन छोटा होता है लेंथ में बड़ा, बट ल्यूमेन उसका छोटा होने की वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ल्यूमेन बड़ा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ल्यूमेन बड़ा छोटा लार्ज इंटेस्टाइन, ल्यूमेन पतला बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी से अटैक करना आपको। कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो ल्यूमेन होता है ना वो बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट कहलाता है। वेना कावा, आर्टरी, वेन, ये सब तो बड़ा होता है, इसको क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि डायमीटर के अकॉर्डिंग चलना है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड अकर ओनली एट द, किस में होता है? तो कैपिलरीज में होता है, या फिर आर्ट्रियोल्स में होता है, आर्टरीज में होता है, या वेन में होता है। देखिए जब आर्टरीज का नेटवर्क बनेगा ना तो उसको बोलेंगे आर्टेरियोल्स, और जब वेन का बनेगा तो उसको बोलेंगे वेन्यूल्स। कैपिलरीज तो नेटवर्क में ही होता है, तो याद रखना है आपको क्या कि जो कैपिलरीज होता है ना वही हमारे डायरेक्ट सेल से कनेक्टेड होता है, और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन यहीं पे होता है, सेल से ब्लड के बीच में, कैपिलरीज। नेक्स्ट, बोथ इरेथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द, किसमें बनता है ये? तो अभी हमने बताया था बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो में ये बनता है। एंड इरेथ्रोसाइट्स लिव्स फॉर अप्रोक्सीमेटली, इरेथ्रोसाइट्स जो होता है वो कितने देर तक रहता है? इरेथ्रोसाइट्स जो होता है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो याद रखना है, आपको मालूम है ना 120 डेज, वन मतलब 1 महीना 20 दिन, सॉरी 120 दिन, 120 दिन का मतलब क्या हुआ? तो 1 महीने में 30 दिन होता है, तो 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 दिन आ जाएगा, मतलब 4 मंथ, 4 महीने तक ये जिंदा रहता है। विच ब्लड कंस्टिट्यूट मेक्स अप मोर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का वॉल्यूम, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो बढ़ाता है, ज़्यादा करता है? तो रेड ब्लड सेल, इसलिए तो ब्लड का कलर रेड होता है। प्लाज्मा नहीं होता है, ब्लड प्रोटीन नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल नहीं होता है। नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज इफ वन लिव्स एट हाई अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब होता है जब हम सी लेवल से, मतलब अपने बेस लेवल से ऊपर की तरफ जब जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। और लैटीट्यूड क्या होता है? जब हम ऐसे चलेंगे तो लैटीट्यूड। तो अल्टीट्यूड जो होता है ना, हाइट को रेफरेंस लिया जाता है। तो हाइट में जब बढ़ते हैं हम लोग, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज कर जाता है। वन लिव्स एट हाई अल्टीट्यूड बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन ऑन माउंटेन, मोर हीट इज रिक्वायर्ड इन बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बॉडी वार्मथ, ब्लड को मतलब बॉडी को गर्म रखने के लिए ज़्यादा हीट का जरूरत पड़ता है। देयर आर नो जम्प्स इन माउंटेन एयर, माउंटेन एयर में कोई भी जंप्स नहीं होता है। देयर इज मोर ऑक्सीजन ऑन माउंटेन, माउंटेन रीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ब्रीदिंग पैटर्न अगर आपका ज़्यादा हो रहा है
फ्रीक्वेंट ब्रीदिंग हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए आप बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहे हैं। जब हाई अल्टीट्यूड में आप जाते हैं, हाइट ज़्यादा हो जाता है माउंटेन रीजन पे, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है ना वो कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम पाया जाता है वहाँ पे। इसकी वजह से जो ब्रीदिंग होता है ना, ब्रीदिंग पैटर्न हम लोग का बढ़ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। आरबीसी का सेल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाएगा, इस वजह से देयर इज लेस ऑक्सीजन इन माउंटेन होने की वजह से आरबीसी ज़्यादा हो जाता है। ल्यूकेमिया कल बताया था हमने, ल्यूकेमिया मतलब वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का जो डिजीज होता है ना उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, और ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया अ कैंसर इज ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दीज, मतलब एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। याद रखना कैंसर क्या है, तो कैंसर इज द एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, सॉरी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है किसमें, ल्यूकेमिया के कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज का ज्यादती होना नुकसानदेह होता है, वैसा यहाँ पे हुआ है। फीमेल्स नीड मोर डाइटरी आयरन दैन मेल्स बिकॉज फीमेल को आयरन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा खाना चाहिए आयरन। क्यों? तो याद रखिए आयरन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हेम पार्ट जो होता है ना उसे आयरन बोलते हैं, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है वो। दे लॉस आयरन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आयरन को लॉस करती है ज़्यादा। दे हैव लेस बोन मैरो, इसके पास कम बोन मैरो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड ज़्यादा होता है इसके पास, क्या, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लेस एबल टू एब्जॉर्ब आयरन, ये कम आयरन को एब्जॉर्ब करती है क्या, नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में आयरन का लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है, ब्लड के लॉस के होने की वजह से आयरन का भी लॉस हो जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसलिए रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा आयरन का। ब्लड क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल इज नोन एज, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, ये क्लॉट बोलते हैं जब आउटर रीजन में होता है। तो थ्रोम्बोसिस मतलब होता है थक्का बनना, कहीं पे जम जाता है तब। एग्लूटिनिन, जब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो वहाँ पे एग्लूटिनिन बोला जाता है। थ्रोम्बस बोला जाता है जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जम जाएगा तो। इन ह्यूमन द प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक हार्मोन है जो लीवर बनाता है, याद रखना इसको। और ये किस चीज़ में काम आता है, तो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूसिंग लीवर, और इसी का यूज करके या टेस्ट किया जाता है पीटी टाइम, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर किसी का प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर किसी का कम है तो उस समय क्या हो जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन रहा है लीवर के द्वारा, और ये चेक किया जाता है जब लीवर डिजीज हो जाता है तो लीवर डिजीज के दौरान में पीटी टाइम को मेजर किया जाता है, जो रिमार्केबल चीज़ होता है ये। उस समय क्या होता है कि लीवर डैमेज की तरफ जा रहा है, कितना डैमेज हुआ है, लीवर का सिरोसिस हुआ है, डैमेज हुआ है, उससे हम लोग पता कर पाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, मतलब लीवर बनाता है ये। अगर लीवर नहीं बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो कहीं पे भी कटेगा तो वो ये नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो आपको मालूम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी लंग्स वाला वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, रेनल वेन। देखिए वेन होगा तो याद रखना हमेशा कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट एक जगह अलग है। और जब आर्टरी होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, बट एक जगह थोड़ा एक्सेप्शन केस है। उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो याद रखना आपको
पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन कैरी करता है, बट पल्मोनरी लग गया है, मतलब वैसा वेन जो लंग्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हार्ट को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन कहलाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है। इन मैमल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द हार्ट एट द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मतलब क्या हुआ, मैमल्स के कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटर करता है हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, किस साइड में आ रहा है, तो याद रखना हो गया। मैमल्स के कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एंटर करता है हार्ट में, किस साइड में, तो लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या चीज कैरी होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच चैम्बर ऑफ बर्ड हार्ट डज ऑक्सीजन रिच ब्लड फर्स्ट एंटर, किस चैम्बर में आता है, तो वही जिसमें हम लोगों का आता है वैसा ही आता है इसका भी। तो सबसे पहले किस में आएगा, तो एट्रिया में आता है, मतलब लेफ्ट एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, लास्ट, मतलब लास्ट नहीं अभी, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, जिस चैम्बर के पास ज़्यादा प्रेशर होगा उस चैम्बर का वॉल ज़्यादा मोटा होगा, मतलब लेफ्ट वाले साइड में ज़्यादा मोटा होता है, वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है मोटा, और किस साइड में, तो लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा मोटा होगा, प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे। द ट्राइकस्पिड वाल्व आकर बिटवीन द, ट्राइकस्पिड वाल्व किस में पाया जाता है, तो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड पाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है, तो एसे नोड को बोला जाता है, याद रखना है इस चीज को। कलर ऑफ लिम्फ इज, पेस मेकर होता है ना जो हार्ट को ये करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। द कलर ऑफ लिम्फ इज, लिम्फ का कलर कैसा होता है, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं लिम्फ को, और ये वाइट कलर का होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है इसको, बीच का आदमी मेडिएटर होता है और इसी वजह से न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो पाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन और सारा कंटेंट अगर आपको चाहिए एज इट इज़ PDF के फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होइए, VT Academy 10th क्लास, उस पर आप ज्वाइन होइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारा का सारा कंटेंट। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और वो हमारा अगला क्लास कौन सा पोर्शन होगा, याद करो, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद फिजिक्स लाया जाएगा, और फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, और बहुत आसान वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर्मूला याद करना, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना, वो सारा चीज़। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जब उससे पहले एक छोटा सा काम करते जाओ कि इस हमारे सेशन को शेयर करो, जो भी